पलवल के नए भविष्य के निर्माण में हम सहयोग कर रहे हैं और आने वाले समय में इस पलवल को एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा इलाका बनाने में हम और सब जो प्रयास कर रहे हैं, भगवान इसमें हमें कामयाबी देगा और हम एक नए भविष्य की शुरुआत अपने इलाके से करेंगे, जहां नौजवानों को रोजगार की बात पहली दफा मैंने कही कि हमारे इलाके को रोजगार की जरूरत है, तो हमें बेटियों को और बेटों को रोजगार भी देना पड़ेगा। जो पलवल की हमारी दिक्कतें थी उनके बारे में आपकी चिंता लोगों की चिंता बन चुकी थी और इस पलवल विधानसभा के 2.5 लाख से भी ज्यादा मतदाता वो आप पर भरोसा कर रहे थे। जगह जगह आपका आदर सत्कार होता था, जैसी जिस पर बनती थी वैसी सेवा होती थी और चलते वक्त दुआएं मिलती थी, लोगों का संग और साथ मिला करता था। और इस चुनाव में कहीं कोई थकान ही नजर नहीं आती थी और हम और आप सब अपने चुनाव की जीत को लेकर के और अगले आने वाले भविष्य की तैयारियों को मन ही मन किया करते थे कि जब सरकार बनेगी तो हम क्या हरियाणा में करेंगे, क्या अपने इलाके में करेंगे। मैं 2 दफा चुनाव पहले भी हारा हूं और आप लोगों के आशीर्वाद और आपके उंगली पकड़ करके हमने मर्यादाओं के साथ राजनीति करनी शुरू की और मर्यादाओं की उस राजनीति में हमने कई कीर्तिमान बनाए। जो पलवल का नाम हरियाणा में कहीं नहीं हुआ करता था, हमने जब मर्यादाओं के साथ अपने इलाके की बात करनी शुरू की तो हरियाणा में हमें सम्मान मिला, हरियाणा की राजनीति में हमारी जगह बनी और हरियाणा की राजनीति में हमारा दबदबा बना। वो अच्छे काम और सच की लड़ाई लड़ने से पूरी ताकतवर लोगों के सामने खड़े होकर के अपने जो सही बात कहने की हिम्मत वो इस इलाके के लोगों ने हमें दी और वो आज भी बरकरार है। आज मैं आपके सामने में 2-4 बात रखना चाहता हूं, बल्कि मैं चाहता था कि हमारे इलाके के जो वरिष्ठ हमारे बिरादरी के हर बिरादरी के एक से बड़े नेता यहाँ बैठे हैं, पूर्व पार्षद हैं, पूर्व प्रधान हैं, पूर्व नगर परिषद के प्रधान हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं, गांव और इलाके के बहुत बड़े बड़े पंच और हर बिरादरी के सम्मानित यहाँ साथी और बुजुर्ग आए हुए हैं। लेकिन आज मैंने ही ये गुस्ताखी की है कि ज्यादा ना कह करके मैं ही सारी बातें आपके सामने रखूं। कोई भी आदमी दुनिया में 100% सच नहीं हुआ करता। हो सकता है जो बात मैं आपसे कह रहा हूं मेरी बात में कोई भ्रम हो, कोई गलती हो, लेकिन ये मैं निश्चित तौर पर अभी 4 दिन में कल चंडीगढ़ जाकर के आया हूं। अब की दफा कांग्रेस की बनी बनाई सरकार को बीजेपी की सरकार ने बेईमानी से, धोखे से और जबरन इस सरकार को छीना है, बनी बनाई सरकार। इसके हमारे पास सबूत हैं और वो तमाम हरियाणा के लोगों के सामने वो बातें, वो नजारे आपकी और सबकी आंखों में घूम रहे हैं कि जिस पार्टी को किसी भी अखबार में 15 से ज्यादा सीट पूरे हरियाणा में नहीं दी, जिस पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में 100 से 150 से ज्यादा वर्कर ना हो, उनके बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्रम में कभी हजारों की संख्या ना हो, और वो पार्टी जिसका प्रदेश के अंदर जो अपना अस्तित्व खो चुकी हो, जिस पार्टी के खुद कार्यकर्ता ये दुहाई देते हो कि भाई हाँ ये चुनाव हम हार चुके हैं, और उसी पार्टी ने चुनाव अभियान की प्रक्रिया के अंतिम दिन तक पूरे हरियाणा में कोई शर्त लगाने को तैयार नहीं था कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी या पल चुनाव कांग्रेस नहीं जीतेगी। जब गिनती शुरू हुई
जब तक बैलेट बॉक्स गिने गए कांग्रेस 72 सीटों पर आ गई थी। जो ही मशीनें चलनी शुरू हुई कांग्रेस पीछे होती हुई चली गई। अगर लोगों ने सरकार बनाई होती तो हमें कोई दुख नहीं था। ठीक है, लोगों की मर्जी है, भाई लोग बनाएंगे तो सरकार उनकी बननी चाहिए। लेकिन जिस बेईमानी से, जिस हिमाकत से और जिस नंग बने से बीजेपी ने ये जो बेशर्मी दिखाई है, ये आने वाले समय के लिए, इस देश के लिए बहुत घातक बात होने जा रही है। शतरंज के खेल की कहावत है कि राजा को प्यादा मात दे देता है। एक मामूली सा प्यादा शतरंज के खेल में राजा को घर बैठा देता है, उसे हरा देता है। हमारे पलवल में एक मामूली सा एसपी, किसी गरीब घर का कोई बेचारा ये बीमार आदमी है, एसपी की एक मर्यादा होती है, उसे कानून की रक्षा करनी चाहिए। एसएचओ जो छुटे हुए बदमाश हैं, उनको चुनाव से पहले यहां लगा करके उनकी नियुक्ति करना। बीजेपी के उम्मीदवार के आगे आगे पुलिस चलती थी, उनकी दारू का पैसा बांटने का काम पुलिस किया करती थी। यहां का एसपी गुलामों की तरह लोगों के आगे भीख मांगा करता था, भाई मेरे ऊपर बहुत दबाव है, वोट किसी भी तरीके से बीजेपी को दे दिए। जो मिन्नत नहीं मानते थे उनको डराने का काम करते थे। जिस इलाके के सामने मुख्यमंत्रियों ने घुटने टेके, अब ये वक्त की बात है कि जो मैं कह रहा था कि प्यादा राजा को मात दे देता है, एक मामूली से जिले के एसपी ने, एक प्यादे ने, और इस चुनाव के तमाम खेल करने का काम किया है अपने एसएचओ एसआईओ की मदद से। सरेआम दारू पैसा बंटता था, हमारे कार्यकर्ता शिकायत करते थे, उन पर कार्रवाई नहीं होती थी। और हमारे कार्यकर्ता जब पैसे बांटने वालों को, दारू बांटने वालों को, गैर कानूनी हथियारों को सरेआम लेकर के घूमते थे, उनको पकड़ करके पुलिस को देते थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ करती थी। अब इस समय का बहुत बड़ा इम्तिहान है। इस देश के अंदर हक और हकूकों की लड़ाइयां रामायण काल में भी हुई, महाभारत काल में भी हुई, लेकिन ये जो बीजेपी के राज के घमंड में हरियाणा के जो अधिकारियों ने खिलौना बनकर के हमारे इलाके की भावनाओं को जो कुचलने का काम किया है, ये आने वाले समय में इनको हिसाब देना होगा। ये यही पलवल के इस इलाके में जब कभी भी सरकार आएगी, घुटने टेक करके माफी मांग करके ये आपके सामने कहेंगे कि वो घिनौना खेल किस तरीके से यहां खेला गया था, कहां मशीनें बदली गई, कहां कंप्यूटर से मशीनों का खेल किया गया, कहां ये जितना भी जो खेल हुआ है वोट पड़ने तक मशीनों में आवाज आप लोगों की। पलवल शहर में हमारे बूथ पर सैकड़ों की संख्या में लोग बैठते नजर आते थे। बीजेपी के बूथ पर 5-7 और 2-4 आदमी हुआ करते थे। कई बूथ पर तो दोपहर बाद बीजेपी के बस्ते लेकर के ही गायब हो गए। हमारे लोग शाम तक वहां बैठे रहते थे और वोट डालने वाले अधिकारी जहां ड्यूटी लगी हुई थी, वो अधिकारी शाम को बधाई देकर के जाते थे कि जी मेरी ड्यूटी थी फला बूथ पर शहर में और मैं आपको बधाई दे रहा हूं, सारी वहां ज्यादा वोट आपकी पड़ी। इन्होंने हिंदू मुसलमान का नफरत फैलाने का काम किया। लेकिन मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि जो ये हिंदू मुसलमान की बात कहकर के इस इलेक्शन के नतीजों को
मशीनों में बदल करके और ये साबित करने में लगे हुए हैं कि नहीं ये तो हिंदू और मुसलमान वाला काम था, तो फिर ये काम हतीन में क्यों नहीं था? हतीन में 28,000 हिंदुओं ने वहां के कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दे करके कामयाब किया। वो तो बिल्कुल बॉर्डर पर है। अगर ये हिंदू मुसलमान का कोई बंटवारा था तो ये नूह में क्यों नहीं हुआ, जहां बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो उनकी पार्टी का बहुत बड़ा नेता है और धर्म की लड़ाई लड़ने का भी वो इस तरह का वो करता है। वहां नूह हल्के के हिंदुओं ने आफ्ताब अहमद को अपने वोट दे करके और बीजेपी के कैंडिडेट की जमानत जब्त कराने का काम किया। तो ये जो सारा जो खेल हुआ है, हम आज इसका कोई प्रतिशोध नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम कोई ऐसा काम करें जो बीजेपी को और मौका मिले। कानून की ताकत से, सरकार की ताकत से हमारी भावनाओं को कुचलने का काम हो, हमें अपमानित होना पड़े। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस हार को और अपमान को, ये कड़वा घूंट हमने इसलिए पिया है कि ये समय निकल जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमने और आपने मुख्यमंत्रियों के जमाने देखे, मुख्यमंत्रियों के मुकाबले हमने और आपने किए, वो समय भी निकले थे जब हमारे मकान दुकानों पर बुलडोजर चला करते थे, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे बना करते थे। तो हमने और आपने वो समय भी देखे हैं, इस समय को भी हम और आप निकाल देंगे। लेकिन इसमें इनकी इस फरेब को, धोखे को, जो कानूनी प्रक्रिया हमने अपनाई है और जो देश का सबसे बड़ा उच्चतम न्यायालय का जो हुक्म है, वो प्रक्रिया में हमने दरखास्त लगाई है और वो दरखास्त हमने लगाई है 6 मशीनों की, क्योंकि इन्होंने मशीनें बदली हो उसका हमें शक इस बात पर होता है कि गिनती वाली रात को 3 बजे, सवेरे 3 बजे 38 मिनट तक हमारा सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाता है। जो ईवीएम मशीनें जहां रखी हुई थी, जो उसको नीचे वायु से यहाँ आए हुए हैं, वो वहां बैठे देख रहे थे कि वहां मशीनों को कोई छेड़खानी तो नहीं है। 38 मिनट शेर सिंह शोर मचाता रहा, भाई ये मशीनें क्यों बंद हो गई, ये लाइट जो सीसीटीवी क्यों बंद हुआ है, मुझे आप ऊपर लेके चलो। 1 मंजिल ऊपर डब्बे रखे थे, उन्होंने ऊपर नहीं जाने दिया, नहीं आप नहीं बैठिए, सब ठीक हो रहा है। हमने रात के 3 बजे इस इलाके की एसडीएम उसको जगाया कि सीसीटीवी कैमरों को जो हमारी मशीनों से हटाया है उसमें क्या धांधली है। वो बेचारी नई लड़की है, हमने उसका भरोसा कर लिया। उसने कहा जी मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सवेरे आपको इसका पेन ड्राइव दे देंगे। हमने उसका यकीन कर लिया और जीत के प्रति इतना बड़ा भरोसा था कि हमें ये लग रहा था कि कोई ऐसी बात कितनी कर लेंगे, हो ही नहीं सकती। अगले दिन गिनती थी, हमने वहां कहा कि मैडम वो पेन ड्राइव दे दो। कह जी आपको गिनती है तो शाम को दे देंगे। शाम को हमारे आदमी वहां गए, कहे जी कल दे देंगे। कल कहती है कि भाई वो सीसीटीवी कैमरों का काम करने वाला अभी निकल गया है, कल दे देंगे। और चुनाव के नतीजे के बाद अगले दिन एसडीएम कहती है कि वो पेन ड्राइव में हम आपको नहीं दे सकते, वो डीसी साहब ने मना कर दिया है। मैंने डीसी से बात की, डीसी यहाँ का एक बहुत बड़ा गुलाम है, कोई एनिमल हस्बेंड्री का पीएमडीए था, इसको आईएएस बना करके यहाँ डीसी बना दिया, सिर्फ इसलिए कि एक मामूली साहब ने डीसी बनाया तो इसकी हैसियत नहीं होगी कि सरकार के सामने बोल सके।
और इन अधिकारियों के सामने वो 38 मिनट उसमें जो खेल हुआ, जो मैं आपको बता रहा था कि हमने वो दरखास्त लगा दी है और उस दरखास्त के लगने से अब उन मशीनों की जांच होगी। कानून कहता है 1.5 महीने के अंदर जांच होगी। 1.5 महीने की जांच में उन मशीनों के जो भी कायदे हैं, नियम हैं, उन तमाम बातों को हम वहां पर देखेंगे और वहां देख करके जो हमारा ये शक है, जो हमारा आज ये इलाके को मायूसी देखनी पड़ रही है, जो आज पलवल को जीती हुई बाजी हार के रूप में देख करके मेरी आंखों के सामने बैठे मेरे इलाके के बुजुर्ग और भाई, हमारे नौजवान बच्चे जो जीत की खुशियां मना रहे होंगे, आज वो मातम मना रहे हैं। चेहरे के ऊपर खोई हुई हमारी रौनक, ये वक्त का इंतजार हमें करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो आज हमारे साथ अन्याय हुआ है उसमें हम अकेले नहीं हैं। यही काम रेवाड़ी में हुआ। रेवाड़ी के अंदर भी 38 मिनट सीसीटीवी फुटेज को चिरंजीव राव जो वहां का एमएलए था, 38 मिनट उसके कैमरे भी बंद किए गए। वो भी चुनाव हारा और पूरे हरियाणा में 30 सीटों पर जहां शहरी इलाके लगते हैं, क्योंकि गांवों के इलाकों में तो गांव का अंदाजा होता है कि इतनी वोट उसको गई, इतनी उसको गई। शहरी इलाकों के बूथों को इन्होंने जो ये खेल किया है, वो 1.5 महीने के बाद जब वो मशीनें चेक होंगी और मशीनों में से जो सच्चाई निकलेगी वो आपके सामने ला करके हम सारी बात रखेंगे। और मैं फिर आपके सामने ये बात कह रहा हूं, मुझे चुनाव हारने का अफसोस नहीं है। अगर मैं चुनाव वोटों से हारता, अगर आप लोग ये वोटों से चुनाव हारते तो हमें कोई अफसोस नहीं था। बनने वाला हमारे इलाके का है, हमारा ही भाई है, हमें उनसे क्या भी काम, लोगों का ये कांटों का ताज है, हमें भी मिला उसे मिल गया, हमें इस बात का कोई दुख नहीं होता। लेकिन ये राज को छीनने की साजिश इस देश में पहली दफा बीजेपी को ये डर था कि पंजाब में पहले ही आम आदमी की सरकार है, हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो दिल्ली की राजधानी में ये बीजेपी की सरकार को नहीं चलने देंगे। इसलिए डंके की चोट पर खुद मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले टीवी पर रूबरू होकर के उसने कहा, भाई हमने सब इंतजाम कर लिया है और अब हम ये चुनाव जीत रहे हैं और भाई ये कांग्रेस कल ईवीएम के गले पड़ के रोएगी। प्रदेश का मुख्यमंत्री को क्या पता है कि कांग्रेस ईवीएम को रोएगी? उसको कैसे पता है कि ये सरकार उनकी बन चुकी है? तो ये जो तमाम, अगर हमने इन अधिकारियों को दंडित नहीं किया और हमने सरकार का असली घिनौना चेहरा लोगों के सामने अगर नहीं लाए तो फिर आने वाले समय में इस प्रजातंत्र पर कोई भरोसा नहीं करेगा। आने वाले समय में फिर ये चुनाव प्रक्रिया बिल्कुल बेमायने रहेगी और कोई भी सरकार कोई भी मनमानी करके इस देश के प्रजातंत्र को इसी तरीके से वो करती रहेगी। जिस देश को आजाद कराने के लिए लाखों करोड़ों देश के नौजवानों ने, उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने, भाइयों ने फांसी के फंदों को चुना, जेलों में जीवन को सराया और एक आजाद हिंदुस्तान की कल्पना की, आज सत्तारूढ़ पार्टी धर्म के नाम पर और नंगे होकर के भगवान की सौगंध दे करके पलवल के अंदर कहां गए थे चुनाव के अधिकारी? देश का संविधान ये कहता है कि जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो कोई जाति और धर्म के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसी जगह ब्राह्मण धर्मशाला में बीजेपी ने खाटू श्याम भगवान जी के नाम पर यहां जगराता कराया और जगराता शुरू होते ही
जब हमारी बहन बेटियां स्वाभाविक तौर पर जगराते के नाम पर आ जाती हैं तो हाथ उठवा करके खाटू श्याम जी का वास्ता दे करके वोट मांगने लगे। वहां से कई महिलाएं तो गुस्सा वो करके उठ करके चल पड़ी कि ये यहाँ धर्म की बात हो रही है, राजनीति की बात हो रही है। और जो मर्यादाओं की बात करने वाले भाजपा के नेता सरेआम पैसा बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, कहीं वो कैंपा कोला कोका कोला की बोतलें बांट रहे हैं, कहीं साड़ियां बांट रहे हैं। मैंने खुद ने सोहना रोड पर पैसा बांटते हुए मैंने खुद ने पकड़ा, मैं खुद पहुंच गया वहां तो भगड़ पहुंच गई। मैंने उनसे कहा यार इतना आपा ना गिराओ, ये चुनाव आते जाते रहते हैं। पुलिस के अफसर को बुलाया, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूं, आज तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब हमारे और आपके सामने 2-4 मुद्दे जरूर है जो मैंने कहा, मैंने बौखलाहट में नहीं कहा है, मैंने जिम्मेवारी से बात कही है और इसलिए कही है कि हम और आप सब चले जाएंगे, ये इलाका यहीं बसेगा। और हम अगर इतने कमजोर पड़े कि जैसा हमारे साथ अब हुआ है तो फिर आने वाले समय में यहाँ कोई किसी को बचाने वाला या लोगों की आवाज को उठाने वाला कोई आदमी हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए हमें प्रजातंत्र की मर्यादाओं को कायम करना है और देश के संविधान में जो व्यवस्था है, देश के संविधान की व्यवस्था के मुताबिक इस देश को चलाना है। तो अभी हम मशीनों को चेक होने का इंतजार करेंगे और उसके बाद जो भी कार्रवाई आएगी वो मैं दोबारा से आप लोगों को तकलीफ दे करके और बुला करके आपके सामने वो सारी बातें रखूंगा। लेकिन मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप में सबने इसके मामले में कोई बहस नहीं करनी। किसी आदमी से आपने इस मामले में कोई उलाहना नहीं देना है। आपने भाजपा के लोगों के सामने वो हमारा मखौल उड़ा रहे हैं, वो चाहे हमें अपमानित कर रहे हैं, चाहे वो छुटभैयापन कर रहे हैं, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। हमें अपनी मर्यादाओं में रहना है, हमें कानून के दायरे में रहना है, सब्र के साथ रहना है और समय का इंतजार करना है। आज ये अकेला पलवल का दुख नहीं है, आज ये हरियाणा की सत्ता को भाजपा के जो अपने आप को बहुत ही मर्यादा रखने वाले नेता मानते हैं, ये उनका एक नीचता का देश के संविधान को अपमानित करते हुए इस देश के उन करोड़ों उन लोगों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और आने वाले समय के लिए जो इन्होंने एक नई प्रथा कायम की है, और ये प्रथा अगर नहीं रोकी गई तो इस देश में या तो खून खराबे होंगे या देश में अव्यवस्था बनेगी। कौन किसके ऊपर भरोसा करेगा? इसलिए हम सबका फर्ज है कि बीजेपी चाहे कितनी बेईमानी करे, बीजेपी के लोग चाहे कितनी बदतमीजी करें, बेहूदगी करें, मखौल उड़ाएं, मजाक उड़ाएं, हमें और आपको सबको मर्यादा में और संयम में रहना है। और मुझे विश्वास है कि कानून की रूह से, कानून के रास्ते चल करके हम इस जो हमारे संग ये इस तरह से बदतमीजी की है इसका हिसाब करेंगे। और एक मैंने जो वोट पड़े हैं बूथ वाइज, वो 2019 में जो वोट पड़े और 2024 में पड़े उसका मैंने एक कागज बनवाया और वो कागज मैंने कहा था पता नहीं बांटा, ये रखे हैं हमारे पास। ये इन बूथ में आप गौर से देखना, जो 2019 का चुनाव था उससे भी कम वोट हमें
तकरीबन हर बूथ पे हराने के लिए दिखाए गए। तो आप बताइए, आप लोगों ने तो चुनाव लड़ा है, क्या हमारा ये चुनाव 2019 के चुनाव से भी खराब था? 2019 में तो हमारे साथ हमें खुद ही लग रहा था कि हम चुनाव हार रहे हैं। 2019 में तो बीजेपी की बनी हुई सरकार नजर आती थी लोगों को, 75 पार का नारा लगा हुआ था। तो इसमें इस रिजल्ट को हमने यहाँ कॉपी रखी हुई है। मेरा अनुरोध है तो पलवल शहर के मतदाताओं से, जिन बूथ पर 2019 में जो वोट हमें मिले, इस 2024 के चुनाव में उन्हीं बूथों पर, और हमें उस वक्त से भी कम वोट हमें इसमें मशीनों में दिखाए गए, जो कि असंभव है। क्योंकि 2024 का ये जो अब का इलेक्शन, ये जो चुनाव क्या है, एक बहुत बड़ा इस इलाके की जीत थी पहले दिन से जब आपने पर्चा भरा। और जो ये सारी मशीन की ये कार्रवाई है, कारगुजारी है, जो समय आने पर आपके सामने आएगी, और भाजपा के अपने स्थानीय नेताओं को, चाहे वो बेईमानी की जीत है, हमें बधाई देते हैं। भाई, जिम्मेवारी आप लोगों की है अपने काम करना, लेकिन हमारे अगर किसी आदमी से जो एक मुकदमे हमारे लोगों पर बने हैं, 2-3 दिन के अंदर इस जिले के बेईमान एसपी के पास एक हम दरखास्त भेजेंगे जिनकी जांच कराई जाए, जांच सार्वजनिक तौर पर हो, जिससे पता चले कि इसमें असलियत क्या है। उन मुकदमों की सार्वजनिक तौर पर जांच करके मुकदमों को खत्म किया जाए। और हमने ऊपर अधिकारियों को भी लिखा है कि जो इस एसपी ने, यहाँ का एक मनोज यादव एसएचओ है, जो इसलिए लेकर के आए थे, और कई एसएचओ एएसआई इंचार्ज हैं, जो उन्होंने चुनावों में धांधली की है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हों। उनके हमारे पास फोटो हैं, उनके हमारे पास फोन टेप हैं, जब वो लोगों को दबाव बना रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। और अगर ये नहीं करेंगे तो उसके लिए भी फिर हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। हमें सारी लड़ाई लड़नी आती है, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि इस हार के लिए मैं इलाके के लोगों को तकलीफ नहीं दूंगा कि हम सड़कों पर उतरें या हम धरने करें या प्रदर्शन करें। ये कानून की लड़ाई है। इस कानून की लड़ाई को हम उसी तरीके से लड़ेंगे जैसे हमने ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और भगवान की कृपा से उसमें हमारी जीत रही। आज जो ये इतना बड़ा ये गिरावट का, जो जिन लोगों ने अपनी वर्दी को बेचने का काम किया है, जिन लोगों ने अपने जमीन को गिरवी करने का काम किया है, जिन लोगों के हुक्म पर हरियाणा की बनी हुई सरकार को डाकुओं की तरह लूट करके दूसरी पार्टी को देने का काम किया है, इनका हिसाब करेंगे कानून की उससे। बस आपसे मेरा हाथ जोड़ करके एक ही अनुरोध है बार बार कि हमें, आप लोगों ने संयम नहीं खोना है। ये जो बातें कही, ये मैंने कही, मैंने अपनी तरफ से कही, क्योंकि आप लोगों ने इस इलाके की जिम्मेवारी के लिए मुझे आगे किया। और इसमें मैं अपनी भी एक गलती मानता हूं कि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि अति उत्साहित और ज्यादा भरोसा करना अपने आप पर अच्छा नहीं रहता। हमें ऐसा अपने ऊपर ज्यादा ही विश्वास हो गया था कि हम चुनाव जीत चुके हैं, और हम वोट पड़ने के बाद इस देश के संविधान के प्रति निष्ठावान होकर के कि देश में संविधान चल रहा है, कोई हमारे हकों पर डाका नहीं डलेगा, हमने जितनी वहां चौकसी और वो करनी चाहिए थी, वो चूक मेरे से भी हुई है। उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। हालांकि हमारा भाई शेर सिंह वो सब चीजों को वहां पर उठाता रहा, हमने उसी वक्त एसडीएम को लिखा, डीसी को लिखा, वो सारे कागज हमारे पास हैं। और कहीं भी आप पता करना,
इनके राज का बनने का हरियाणा के लोगों के मन में कोई जश्न नहीं है। जश्न केवल बीजेपी के कुछ गिने चुने लोग या जो लोग ये बने हैं, ये अपने आप में उत्साहित होकर के घूम रहे हैं। हरियाणा की जनता में या हरियाणा के वो अधिकारी जो यहाँ के अधिकारियों की तरह बेईमान नहीं है, जिनके अंदर गहरे तरह संविधान के मर्यादाओं का जिन्हें ख्याल है, वो अधिकारी भी मायूस हैं। और हरियाणा के तमाम लोग ये भौचक्के हैं कि ये इस हरियाणा में हुआ क्या है। और हमारी मशीनों की कारगुजारी को साबित करने का इनके पास तरीका क्या है कि फला गांव में वो टूट गया, फला शहर मोहल्ले में फलाना टूट गया, वहां पैसा बढ़ गया, वहां दारू बढ़ गई, वो मोहल्ला टूटा, वो गांव टूटा। अगर हमारा एक भी कार्यकर्ता टूटता, हमारे संग साथी अगर एक भी हमें छोड़ते, तो चुनाव की विजय के बाद वो लोग वहां नजर आते। मात्र 3 या 4 हमारे आदमी वहां पर गए, वरना इलाके की 36 बिरादरी का कोई हमारा बुजुर्ग, कोई हमारा भाई, कोई हमारा साथी बीजेपी के इस नकली जीत पर बधाई देने के लिए नहीं गया। ना आज तक मुझे सामने जाकर के हमारे इलाके के वो सम्मानित लोग सर नीचा करके वहां जाकर के खड़े हुए। तो ये बीजेपी का जातियों का नाम लेकर के कहना, धर्म का नाम लेकर के कहना, पैसे का, शराब का, गांवों का, शहर का तोड़ने का जो कहना, वो तमाम का तमाम अपने इस गैर कानूनी हरकत को अंजाम देकर के अपनी सच्चाई को छुपाने का इनका काम है। तो हमें उससे सावधान रहना है। इस देश में मालिक और अगर राजा है तो वो जनता है। मैंने भी जो कहा कि राजाओं को जो बात दी, प्यादों ने दी, जो हमारे खून पसीने कमाई से खजाने में पैसा जा रहा है, जिनके बच्चों का पेट देश के खजाने से पलता है, और वो जनता को जो देश की राजा है उनको धोखा देने का काम हो रहा है। तो इन सारी बातों के लिए नहीं, ये तो मैंने आपसे हाथ जोड़ के निवेदन किया है, फिर कह रहा हूं, आपने किसी से कोई बहस नहीं करनी, आपने किसी से कोई छोटी बात नहीं कहनी। ये हमारा परिवार बैठा है, यहां जो बातें हुई, ये अगर मैं आपको ना बताता तो इसमें मेरी बहुत बड़ी गलती रहती है। हाँ, एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, इन अधिकारियों को एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि चुनाव की धांधली को हम कानूनी तरीके से लड़ेंगे, लेकिन अगर हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे इलाके के संग साथियों को, अगर भाजपा की सरकार ने, यहाँ के अधिकारियों ने, किसी ने भी अगर उनके साथ कोई हरकत की, तो वो हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। हमें सबक सिखाना होगा। इसलिए हम समय का इंतजार करेंगे और ये मायूसी भी हमें अब खत्म करनी है। हमारे चेहरों पर मायूसी नहीं रहनी चाहिए, हमारे चेहरों पर खुशी रहनी चाहिए, हमारे चेहरों पर आत्मविश्वास रहना चाहिए और मन के अंदर वो लगन होनी चाहिए कि जो लड़ाई हमने और आपने शुरू की, वो लड़ाई हमारी जारी रहेगी। परमात्मा हमारी मदद करेगा, क्योंकि हम सही रास्ते पर थे। हमने चुनाव में ना कभी किसी छोटे शब्द का प्रयोग किया, ना हमने चुनाव में कोई झूठा ढोंग और दिखावा किया, ना इस चुनाव में हमने कोई ऐसी हरकत की हमारे साथियों ने या हमने जो हमें समझना होना पड़े। बीजेपी के लोगों ने नंगे होकर के एक से एक बड़ी हरकत की। मेरे अपने गांव में सारा गांव आप जाकर के पता कर लो, एक लड़के ने अपने आप गोलियां चलाई, अपने आप उसने सारा चुनावी माहौल बिगाड़ने के लिए मुकदमा दर्ज, पुलिस के एसपी की निगरानी में मुकदमा दर्ज करवाया। गोलियां चलवाने का काम भी एसपी की निगरानी में हुआ और हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। गांव सारा कह रहा है कि ये झूठा केस है, उसका अपना परिवार कह रहा है झूठा केस है, लेकिन एसपी कह रहा है कि ये तो कानून टूटा है।
जवाहर नगर कैंप में एक बेईमान लड़का पैसे काटने का काम कर रहा था। हमने पुलिस को फोन किया, पुलिस नहीं आई तो हमारे लड़कों ने उसे पकड़ करके चलो इसे पुलिस में ले चलो। उल्टा हमारे आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया कि इन्होंने इस आदमी को मारा है, पीटा, डकैती की दफा लगा रखी। इसी तरीके से जो मैंने खुद ने राइफल गाड़ी के अंदर पकड़ी और एसएचओ को गाड़ी और राइफल दोनों दी, उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए था चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का, और उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था जिनके वो हथियार हैं। पुलिस ने ये कह करके उनको छोड़ दिया कि इनके पास तो लाइसेंस है। भाई लाइसेंस तो पूरे इलाके के पास है, उन्होंने तो चुनाव में कानून होता है हथियार जमा कराने होते हैं, तो उस गाड़ी को उन हथियारों को छोड़ दिया। तो ये जिन्होंने भी ये गुनाह किया है उनका हम कानून के तरीके से एक एक बात का हिसाब करेंगे। और जो आज आप इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ मेरी हौसला अफजाई करने के लिए, इस इलाके के साथ सहानुभूति दिखाने के लिए और तमाम इलाके के अंदर एक नई उम्मीद जागृत करने के लिए जो आज आप यहाँ आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आने वाली दीपावली की आपको शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इलाके की मायूसी खत्म होकर के और इस दीपावली हमारे इलाके में एक नई खुशियाँ लेकर के आएगी। हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे उनके परिवारों के लिए, संग साथियों के लिए ये आने वाला समय शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं मैं दीपावली के अवसर पर आपको देता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान की कृपा हमारे इलाके के ऊपर बनी रहेगी और हम और आप मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके इस इलाके के दुख और तकलीफ की लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे और अपने प्यार और विश्वास को बना करके रखने का काम करेंगे। जहां भी किसी एक साथी पर, वर्कर पर कोई जरा सी भी बात आई तो सबके सब साथी वहां पहुंच करके उसका सहारा बनेंगे। अब मेरा आपसे निवेदन है कि आज आपके लिए यहाँ खाने का आयोजन है, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ और नौजवानों से निवेदन करता हूँ पहले बुजुर्गों को खाना खाने दें और उसके बाद नौजवान बच्चे सब खाना लें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने देखा इस चुनाव में की है, ये तमाम दुनिया और हमारा इलाका सदियों का याद रखेगा। जो चुनाव आपने लड़ा, जो शान इस इलाके में आपने बनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद।